तो हेलो दोस्तों, स्वागत है सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल फॉरेस्ट मांगा एक्सपेंशन में। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लीफिंग के घर को देखते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ कुछ लोग हाथों में हथियार ले लीफिंग के घर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। वहीं हम जाओ को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है, लीफैन तूने सोचा भी नहीं होगा योनजू में मेरी इतनी कनेक्शन है कि तेरे घर का एड्रेस निकालना तो मेरे लिए सबसे आसान काम था। और तुम लोग जरा ध्यान से सुनो, जैसे अंदर घुसो जो कोई भी दिखे सबको खत्म कर देना, एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए, बिल्कुल भी दया मत दिखाना, समझे। फिर वो गुंडे लीफिंग के घर के अंदर घुस जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि घर में से चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगती है, जिसमें कोई अंदर घर में से मदद के लिए चिल्ला रहा होता है। फिर हम जाओ को देखते हैं जो कि चिल्लाने की आवाज सुन सिगरेट पीते हुए बोल रहा होता है, ये दर्द भरी चिल्लाने की आवाज सुनने में कितनी मजेदार है, जैसे मैं कोई दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल सॉन्ग सुन रहा हूँ। लीफिंग मैंने खास तेरे लिए मेरी कार के बूट में एक बड़े गैस के टैंक को भी सेट किया है। मैंने सब कुछ कैलकुलेट किया है, इसके बाद तेरे घर को जला दूंगा। मैंने फ्यूज सेट किया है सब कुछ मिटाने के लिए। आग सब कुछ मिटा देगी, किसी को भी कुछ पता नहीं चलेगा, किसी को भी पता नहीं चलेगा कि ये काम जाओ जियांतो ने किया है। लीफैन अब तक तो तू मर चुका होगा, शायद अब तू नरक में होगा, पर चिंता मत कर, मैं तेरे बाप को भी जल्दी वहाँ भेज दूंगा ताकि तुझे वहाँ अकेला फील ना हो। यही सजा मिलती है उन सभी को जो कि मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ये कैसे हो सकता है? ये तो इम्पॉसिबल है। लगता है कि मेरी आंखें धोखा खा रही हैं। नहीं, मेरी आंखें कोई धोखा नहीं खा रही। ये तो मेरे डैड हैं। डैड! तभी वहाँ एक और बंदा उड़कर आता है जो कि जाओ के कार से आके टकरा जाता है। जाओ फैमिली ने बहुत ही गंदे गंदे काम किए हैं। ये आवाज सुन जाओ हैरान होते हुए बोल रहा होता है, कौन है जो कि ये सब बोल रहा है? जाओ फैमिली ट्रक्स को सप्लाई करती है और ये करके उन्होंने अपना कोठा बंगला बनाया है। डैड! ब्रदर उठो, प्लीज मुझसे बातें करो। तभी जाओ घर के अंदर से चिल्लाने की आवाज आती है। ये आवाज सुन जाओ घर की तरफ दौड़ने लगता है। रुको, मैंने कहा रुको, तुम सबको सुनाई नहीं दे रहा क्या? अबे हट यहाँ से, मुझे देखने दे। मोम क्या आप ठीक हो? अपनी आंखें खोलो प्लीज। नहीं, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर जाओ अपनी बंदे की कॉलर पकड़ते हुए चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, क्या तुम अंधे हो गए थे? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि वो मेरी मोम है? और देखो तुमने उनके साथ क्या किया। फिर जाओ उसके चेहरे पे एक पंच मार देता है। तुम सालों गधों ने मेरी पूरी फैमिली को मार दिया। तुम गधों ने उन्हें बिल्कुल एक जानवर की तरह मार दिया। वो गुंडा बोल रहा होता है, बॉस क्या आपने नहीं कहा था कि हमें जो कोई भी अंदर दिखे उसे मार देना है, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ना और किसी पर भी दया मत दिखाना? तो हमने तो वही किया जो कि आपने हमसे करने को कहा था। हमने तो बस आपका ऑर्डर माना और सभी को मार दिया। आपने ही तो कहा था कि जो भी घर के अंदर दिखे उसे मार देना। ये सुन जाओ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस गुंडे के हाथ से उस खंजर को छुड़ा लेता है और चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, क्या मैंने तुम्हें अपनी फैमिली को खत्म करने के लिए कहा था? क्या मैंने यही कहा था तुम्हें? फिर जाओ उस खंजर से उस गुंडे पर अटैक कर देता है और चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, मैंने तुम्हें लीफैन की फैमिली को खत्म करने के लिए भेजा था, ना कि मेरी फैमिली को खत्म करने के लिए। मेरी फैमिली को खत्म कर दिया, तुम सबके सब मौत डिजर्व करते हो, मरो तुम सबके सब। फिर हम देखते हैं कि जाओ ने सभी गुंडों के हाथ पांव को इंजर्ड कर दिया होता है। फिर हम एक गुंडे को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है। फिर वो उस औरत को देखता है जिससे कि उन लोगों ने अभी मारा था। वो ये देख बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कह रहा होता है कि ये कैसे हो सकता है? ये तो जाओ की मदर है। इम्पॉसिबल, शायद मुझे कोई धोखा हो रहा है, ये नहीं हो सकता। फिर हमें 10 मिनट पहले का सीन दिखा जाता है जहाँ हम देखते हैं कि वो सभी गुंडे घर के अंदर घुस रहे होते हैं। उन्हीं में से एक गुंडा चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, जाओ जियांतो ने कहा है कि अगर हम लीफैन और उसके डैड को मार देंगे तो वो हमें बहुत ही ज्यादा पैसा देगा, तो अब जल्दी करो और इन दोनों को मार दो। फिर हम देखते हैं कि उन्होंने लीफैन के डैड को मार दिया होता है। फिर हमें वापस प्रेजेंट का सीन दिखा जाता है जहाँ वो गुंडा बोल रहा होता है, मैंने जिसे मारा था वो क्लियरली लीफैन और उसका डैड था, तो वो लोग जाओ जियांतो के फैमिली मेंबर्स में कैसे बदल गए? ये कितना अजीब है। मुझे पूरा यकीन है मैंने सचमुच लीफैन और उसके डैड को मारा था, तो ये कैसे हो सकता है? क्या ये लीफैन है? वही नीचे पड़ा एक गुंडा बोल रहा होता है, बकवास मत करो, हमने तो पहले लीफैन को मार दिया है। तभी वहाँ लीफैन आ जाता है और वस्तुएं बोल रहा होता है, जाओ जियांतो क्या तुम्हें रिग्रेट फील हो रहा था? कितनी शर्म की बात है, खून तो पहले ही बह चुका है और अब सच भी सबके सामने आ चुका है। तुमने खुद ही अपने फैमिली मेंबर्स को मरवाने के लिए गुंडों को बेच दिया। जाओ जियांतो, ये उन्हीं गुनाहों की सजा है जो तुमने मेरे फैमिली मेंबर्स को मिटाने की प्लानिंग करके खुद अपने सर पर ली है। वहीं पीछे खड़ा ईफन बोल रहा होता है, मास्टर ली, भले ही मुझे ग्रैंड मास्टर बनने ज्यादा टाइम नहीं हुआ, पर मैंने इल्यूजन चार्मार्ट को सीख लिया है। मैंने इस टेक्निक का इस्तेमाल करके इन लोगों को गेंजुत्सु में फंसा दिया था। इन्हें जाओ जियांतो के फैमिली मेंबर्स लीफैन के फैमिली मेंबर्स लग रहे थे। फिर वो लीफैन से बोल रहा होता है,
मास्टर ली, क्या आप अब मुझे उस पॉइजन का इंटरव्यू दे सकते हैं? ली फैन बोल रहा होता है, इतनी जल्दी किस बात की है, थोड़ा सब्र करो। वही जाओ जियान तो बोल रहा होता है, ब्रदर ईफेंग, आप तो लीफेन को मारने गए थे ना, फिर ये जिंदा कैसे बच गया? ईफेंग चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, अपना मुंह बंद कर कुत्ते, तू सिर्फ मास्टर चैन का एक नॉर्मल सा डिसाइपल है। तू मुझे नहीं बताएगा कि मुझे क्या करना और क्या नहीं। और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर लीफेंग को ऑफेंड करने की? और आज तेरी वजह से मैंने मास्टर ली से मार खाई। अगर मैं तेरी बात नहीं मानी होती तो मुझे मार नहीं खानी पड़ती। मुझे देखो, मेरे चेहरे को देखो, मैंने इतनी मार खाई है कि मैं खुद को भी आने में नहीं पहचान पाया। अगर मास्टर ली दया नहीं दिखाते तो अब तक मैं मर चुका होता। आज मैं ऑलमोस्ट अपनी लाइफ को खो चुका था, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर आज मैं मर जाता तो मेरी फियांसी मोहनचेरी का क्या होता? जवाब दो। जाओ चिल्ला तो बोल रहा होता है, अगर तुम्हें बदला ही लेना था तो मुझसे फाइट करते, तुम्हें क्या जरूरत थी मेरे पेरेंट्स को इस मामले में घसीटने की? लीफेन बोल रहा होता है, जाओ जियन, तो शायद मुझे भी तुमसे सवाल पूछना चाहिए कि तुम्हें क्या जरूरत थी मेरे पेरेंट्स को इस मामले में घसीटने की? क्या तुम मेरी फैमिली को मारना चाहते थे? ये वो कीमत है जो तुम्हें चुकाने की जरूरत थी। और अब ये न्यूज हर जगह फैल जाएगी कि एक कोठी बंगले वाले लड़के ने अपनी खुद की फैमिली को मार दिया जो कि उससे बहुत ही प्यार करते थे। जाओ जियन, तो तुम जल्दी एक सेलिब्रिटी बन जाओगे, सिर्फ योंजू में नहीं बल्कि पूरी कंट्री में। और इसकी वजह ये होगी कि तुमने खुद ही अपने पेरेंट्स को मार दिया और साथ ही अपने ब्रदर को भी। और तुम्हें हमेशा इस चीज का रिग्रेट रहेगा कि तुमने खुद ही अपनी फैमिली मेंबर्स की जान ले ली। इतना कहने के साथ ही लीफेन अपने जेब में से एक कागज को निकालता है जो कि जाओ जियांतो के चेहरे के सामने रखते हुए बोल रहा होता है, और जाओ जियांतो, तुम हर किसी को बुली करते रहते हो ना, बिकॉज ऑफ तुम्हारी फैमिली कोठी बंगले वाली है। तो फिर ठीक है, अब मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों खाली हाथों के साथ रोड पर फेंक दूंगा। जल्दी से इस ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो। जाओ चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, लीफेन सपना दिखना बंद करो और इसे मेरी आंखों के सामने से हटाओ। तुम सचमुच एक पागल हो। क्या तुम्हें सचमुच लग रहा है कि मैं इस कागज पर साइन कर दूंगा? हम देखते हैं लीफेन अपनी पावर को यूज कर रहा होता है और साथ साथ बोल रहा होता है, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इस पर साइन करो। फिर हम देखते हैं कि जमीन पर पड़ा खंजर हवा में उड़ने लगता है और वो उड़कर जाओ के हाथ को काट देता है। फिर हम देखते हैं कि लीफेन उस कॉन्ट्रैक्ट वाले कागज को जाओ के हाथ के ऊपर फेंक देता है, जिससे जाओ के हाथ में जो खून लगा था उससे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जाओ का हाथ का निशान आ जाता है। फिर लीफेन उस कॉन्ट्रैक्ट को वापस खींच लेता है और अपनी पॉकेट में रखते हुए बोल रहा होता है, जाओ जियांतो, अब से तुम्हारी सारी प्रॉपर्टीज मेरे फादर के नाम पर है। फिर हम देखते हैं कि लीफेन के घर के बाहर बहुत सारी पुलिस कार्स आने लगती हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग आए होते हैं जिनके हाथ में गन भी होती है और वो सीधे लीफेन के घर के अंदर जा रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो लोग लीफेन के घर के अंदर आ जाते हैं और उन्हीं में से एक बंदा अपनी आईडी कार्ड को बाहर निकालते हुए बोल रहा होता है, मैं लेपर्ड ग्रुप का डेप्यूटी डायरेक्टर हूँ, सब लोग फ्रीज हो जाओ। वहीं उस बंदे को देख लीफेन सोच रहा होता है, आखिर ये यहाँ क्या कर रहा है? वो बंदा बोल रहा होता है, तो यहाँ क्या हुआ था कि इसने इन लोगों को मारा है? फिर हम देखते हैं कि लीफेन ईफेंग के पाँव को अपने पाँव से दबोचते हुए बोल रहा होता है, वो जाओ जियांतो था जिसने कि इन गुंडों को बेचकर इन लोगों को मरवाया है। क्यों मैं सही कह रहा हूँ ना ईफेंग? ईफेंग बोल रहा होता है, हाँ, वो जाओ जियांतो था जिसने कि किया। जाओ उस बंदे का हाथ पकड़ते हुए बोल रहा होता है, डायरेक्टर ली, वो दोनों मिले हुए हैं, वो दोनों मिलकर मुझ पर झूठा इंजाम लगा रहे हैं। आपको मुझ पर बिलीव करना होगा, मैंने सचमुच ऐसा कुछ नहीं किया। असली मर्डरर्स तो लीफेन और ईफेंग हैं। वो दोनों ने मिलकर मेरे पेरेंट्स को मारा है और अब वो दोनों मिलकर मुझ पर झूठा इंजाम लगा रहे हैं। मेरे पेरेंट्स और मेरा ब्रदर इन दोनों की वजह से मर गए। मैंने सचमुच किसी को नहीं मारा। आपको मेरे लिए जस्टिस करने की जरूरत है। डायरेक्टर ली बोल रहा होता है, अब इस मामले को मैं जज करूंगा, तुम चिंता मत करो। अगर तुम इनोसेंट हो तो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम जल्दी यहाँ से फ्री हो जाओगे। और लीफेन, हमें मिले बहुत ही समय हो गया है ना, मैंने सुना है कि तुम अभी चूजों से वापस आए हो, लेकिन मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम आते ही कोई तमाशा खड़ा कर दोगे। मैंने लास्ट टाइम तुम्हें तब देखा था जब हम दोनों छोटे बच्चे थे, लेकिन अब देखो तुम अभी पहले की तरह ही हो, एक गवार। बाय द वे, अंकल कैसे हैं? क्या मेरे डैड ने तुम लोगों को फोन करके नहीं बताया था कि तुम लोग एंसेस्टर की डेथ एनिवर्सरी में शामिल नहीं हो सकते? तो फिर तुम लोग यहाँ वापस क्यों आए हो? वही लीफेन सोच रहा होता है, ये ली जायून है जो कि फर्स्ट अंकल का बेटा है और वो पूरी ली फैमिली के मेंबर्स के बीच में सबसे ज्यादा बेस्ट है। जब हम दोनों बच्चे थे तब ली जायून हमेशा मुझे नीचे दिखाता रहता था क्योंकि वो स्पोर्ट्स और स्टडीज दोनों में बहुत ही अच्छा था। इतना ही नहीं, वो सेकंड अंकल के बेटे के साथ मिलकर मुझे बुली करता था और मुझे पता है कि वो दोनों ऐसा क्यों करते थे, क्योंकि उनकी फैमिली की नजरों में मेरे और मेरे डैड की कोई रिस्पेक्ट नहीं थी।
ली फैन बोल रहा होता है, ली जायुन तुझे देखकर अच्छा लगा, लेकिन पहले एक बात साफ कर दूं, ये घटिया इंसान आज रात यहाँ किसी नियत से आया था। ये तेरे अंकल यानी कि मेरे डैड को मारने के लिए आया था। तुम यहाँ का मोल देख ही सकते हो, सबूत तो झूठ नहीं बोलते हैं ना। और तू तो लेपर्ड ग्रुप का डेप्यूटी डायरेक्टर है, तो अपना काम ठीक से कर, मुझे तुझे ये सब सिखाने की जरूरत नहीं। मैं भी ली फैमिली का हिस्सा हूँ। ये जो डेथ एनिवर्सरी है वो हमारे पुरखों की पूजा के लिए है, ना कि तेरे और तेरे बाप के लिए। इसलिए तू हमें नहीं बताएगा कि हम इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं या नहीं। तू हमें बताए, इतनी तेरी औकात नहीं। ली फैन की बात सुन ली जाओ सोच रहा होता है, कजन क्या वाकई तुम ही हो? कितना ज्यादा बदल गया है तू। पहले तो तू कितना ज्यादा डरपोक था, पर अब तो बिल्कुल ही बदल गया। मैंने सुना था तू बदल गया है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तू इतना ज्यादा बदल गया है। ये तो एकदम डोमिनेटिंग है। अगर जो कुछ भी मेरे कजन ने कहा है वो वाकई में सच है, तो मुझे ये केस पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करना होगा। ली फैमिली की इज्जत सबसे पहले है। ली फैन से तो बाद में निपट लेंगे, अभी मुझे अपना फर्ज निभाना चाहिए। एक डरपोक इंसान इतनी जल्दी कैसे बदल सकता है? पहले तो ये मुझसे भी डरता था, पर अब ये यहाँ क्या कर रहा है? फिर ली जायुन बोल रहा होता है, कजन मैं अपना काम ठीक से करूंगा, तू रास्ते में मत आना, जब तक मैं सच का पता ना लगा लूं कहीं मत जाना, समझा? फिर ली जायुन अपने एक ऑफिसर को बुलाता है और उससे कह रहा होता है, तुम लोग इस आदमी की अच्छी तरह से तलाशी लो, एक भी डिटेल छूटी तो नौकरी से निकाल दूंगा, समझे? डायरेक्टर, इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट आ गया है। सभी लोकल गुंडे जो सर पे मिले हैं वो सभी को जाओ जियांतो ने हायर किया था। एक आदमी जिंदा बचा है। उसने बोला कि उनको ऑर्डर मिला था कि घर में जो कोई भी हो सबको मार देना है। उसके बाद एक आदमी ने खुद ही उन गुंडों पर वार कर दिया और दिखने पर ये घर मिस्टर ली का लगता है। सर्विलेंस फुटेज के मुताबिक दरवाजा तोड़कर गुंडे अंदर घुसे थे, पर हमें कहीं पर भी ली फैन के पेरेंट्स की डेथ बॉडी नहीं मिली। इसका मतलब वो पहले यहाँ से निकल चुके थे। और जाओ जानते की कार की बूट में से 2 बड़े ड्रम मिले, केरोसिन से भरे हुए। कार में केरोसिन ऑयल तो यूज होता नहीं, तो उसका क्या काम कार में? लगता है कि मर्डर के बाद घर जलाने का प्लान था, और ये पैटर्न काफी कॉमन है होमिसाइड केसेस में। इतने सारे सबूत और मोटिव के साथ हमें पूरी तरह से यकीन है कि सारे मर्डर्स का जिम्मेदार जाओ जियांतो ही है। गवाह ने भी कहा है कि जो 2 गुंडे मारे गए हैं उन्हें भी जाओ जियांतो नहीं मारा है। फिर ली जायुन जाओ जियांतो की तरफ उंगली करते हुए बोल रहा होता है, तो फिर फैसला हो गया, इस आदमी को तुरंत गिरफ्तार करो। ये सुन जाओ ली जुआन से कह रहा होता है, डायरेक्टर ली, मैंने अपने पेरेंट्स और ब्रदर को नहीं मारा है, ये सब ली फैन की साजिश है, मुझे फंसाया गया है, आपको मेरी बात माननी होगी, मैं बेकसूर हूँ। जाओ की बात सुन ली जुआन सोच रहा होता है, मैं मानता हूँ कि मेरा जाओ फैमिली से काफी अच्छा रिलेशन रहा है, उनकी मेहमान नवाजी भी हमेशा शानदार रही, लेकिन इस बार इस गद्दे ने बड़ा हंगामा कर दिया है, मैं चाहकर भी इसे नहीं बचा सकता। हमारी ऑर्गेनाइजेशन हमेशा न्याय और डिसिप्लिन को सबसे ऊपर रखती है। जो लोग पाप करते हैं उनके लिए मेरे पास कोई माफी नहीं होती, इसे यहाँ से ले चलो। फिर हम देखते हैं कि एक ऑफिसर जाओ को हथकड़ी पहना के वहाँ से ले जा रहा होता है। ली जायुन गुस्से में बोल रहा होता है, सीरियसली ली फैन, तुम मर्डर सीन पर मिले हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम पर शक नहीं करूंगा? अगर दोबारा मुझसे टकराने की कोशिश की, चाहे तुम मेरी कजन ही क्यों ना हो, मैं तुम्हें खुद सबक सिखाऊंगा। मैं ली फैमिली का न्यू जनरेशन का लीडर हूँ। तभी एक ऑफिसर आगे कहता है, मिस्टर ली, आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए हमारे साथ चलना होगा। अगर आप डायरेक्टर के कजन हो फिर भी, लेकिन अगर आपने रजिस्ट किया तो हम भी सॉफ्ट नहीं पड़ेंगे। ली फैन उनको मना करते हुए बोल रहा होता है, मुझे मत छूना। और हम देखते हैं कि ली फैन अपने हेवनली गॉड को एक्टिव कर लेता है। और ली फैन सोच रहा होता है, ये छोटी छोटी चींटियां इस गॉड क्वीन को छेड़ रही हैं, कितने बेचारे हैं ये। फिर ली फैन ली जायुन से कह रहा होता है, तो सिर्फ इसलिए मुझे सस्पेक्ट बना दिया गया क्योंकि मैं क्राइम सीन पर मौजूद था, तो क्या बस क्राइम सीन पर होना भी अब जुर्म है क्या? तुम मुझे क्रिमिनल कह रहे हो, मुझे अक्यूज कर रहे हो, तो करो ना। ये जो तुम्हारे कानून है वो इस लॉट पर काम नहीं करते। और तुम डेप्यूटी डायरेक्टर हो तो क्या, तुम्हारे जैसे 1000 आए 1000 गए। अगर लेपर्ड ग्रुप का डायरेक्टर भी मेरे सामने आ जाए तो उसे भी झुकना पड़ेगा। तुम जैसे तुच्छ इंसान मेरी बराबरी नहीं कर सकते। अगर समझ गए हो तो यहाँ से अपने लोगों को लो और निकलो, वरना मुझे बदतमीजी करनी पड़ेगी और उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। ली जायुन बोल रहा होता है, ली फैन, तुमने मुझे धमकी दी, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? चीफ जैंग में डिपार्टमेंट के हेड हैं, तुम कैसे कह सकते हो कि उन्हें तुम्हारे सामने झुकना पड़ेगा? तुम जैसा झूठा फेक इंसान से मेरी जिंदगी में कभी नहीं मिला। आखिर तुम खुद को क्या समझते हो? तेरा बाप एक पुअर गोस्ट है और तू उस पुअर गोस्ट का बेटा। तेरे पूरी फैमिली मेंबर्स में बस गरीबी भरी है। चीफ जैंग को जानते हो? तू जैसे मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लूं। ली जायुन, तुमने मेरे डैड का मजाक बनाया। अभी क्या भी माफी मांगो मेरे डैड के लिए। माफी? तुम जैसे किसी के कहने पे तुम कौन होते हो मुझसे माफी मंगवाने वाले? वैसे भी मैंने तुम्हारी फैमिली को कभी कुछ माना ही नहीं। याद है पिछली फैमिली मीटिंग में क्या हुआ था? सबके सामने तेरे डैड को पूरा गोश्त बोला था
और उनमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो एक शब्द भी बोल सके। उस दिन तुम्हारे डैड कितने डर गए थे, उनमें तो फाट करने तक की हिम्मत नहीं थी। तभी ली फैन उसे थप्पड़ मार देता है। ली जायून, तुम बड़ों की इज्जत नहीं करते, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। तूने मुझे थप्पड़ मारा, तेरी इतनी हिम्मत, क्या तू अपनी मौत भुला रहा है? हाँ, मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा तो क्या कर लोगे? मैं सिर्फ अपने डैड की बेइज्जती का जवाब दे रहा हूँ। अब अगर जुबान खोलने से पहले सोचना नहीं सीखा तो और भी थप्पड़ पड़ेंगे। ई फैंग, चल आगे बढ़ और इसे 2 थप्पड़ और लगा। फिर हम देखते हैं कि ई फैंग ने भी ली जायून को 2 थप्पड़ मार दिए होते हैं। ली जायून गुस्से में चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, मैं लेपर्ड ग्रुप का डेप्यूटी डायरेक्टर हूँ, मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे हुई? तुम तो गए काम से। हाँ, मेरा गन वो कहाँ गया? ली जायून, इसे ढूंढ रहे हो क्या? ली जायून हक्का बक्का होकर बोल रहा होता है, ये गन तेरे हाथ में कैसे आई? हम देखते हैं कि ली फैन ने उस गन का कचूमर बना दिया होता है और साथ साथ बोल रहा होता है, अरे कौन सा गन? मुझे तो सिर्फ लोहे का कबाड़ दिख रहा है। ओह, लगता है कि इस बार तो मैंने तुम्हारे फेवरेट टॉय को ही तोड़ दिया। थोड़ा हल्का हो जा बेवकूफ, अब तो तू सिर्फ मेरा टाइम पास है। मेरे डैड को नीचे दिखाने की हिम्मत की तूने, अब मैं तुझे धीरे धीरे जलील करूंगा। ई फैंग, इस गधे को सबक सिखा, इस बार ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं। आपका हुक्म सर आंखों पर, माय लॉर्ड। फिर हम देखते हैं कि ई फैंग ली जाओ को पीटने लगता है। वही ली फैन बोल रहा होता है, बता जरा कैसी लग रही है बेइज्जती? पिछली बार तो तूने मेरे डैड को सबके सामने जलील किया था, अब कैसा लग रहा है जब तू कुत्ते की तरह पिट रहा है? शर्मा मत, अगर माफी मांग लेगा तो शायद मैं तुझे माफ भी कर दूं। मेरा बस चले तो अभी तेरी रूह को खाली कर दूं, पर तू सिर्फ एक कचरा है, तुझे मारना भी मेरे लिए बस टाइम पास है। अब भोग इस जलील जिंदगी को। फिर हम देखते हैं कि ली जुआन वहाँ से भागने लगता है और साथ साथ बोल रहा होता है, हे वहीं रुको और मुझे जाने दो, मैं लेपर्ड ग्रुप का डेप्यूटी डायरेक्टर हूँ, तुम मुझे इस तरह अपने हाथों से नहीं मार सकते। वो अच्छा, तो फिर खा मेरी लात। फिर हम बाहर खड़े ऑफिसर्स को देखते हैं जो कि ली जुआन को भागते हुए देख बोल रहे होते हैं, ये मेरी आंखों का धोखा तो नहीं, डेप्यूटी डायरेक्टर को किसी ने पीट दिया, वो भी एक स्ट्रेंजर आदमी ने। मैं अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा कुछ देख रहा हूँ। वो बंदा कौन था यार जिसने कि डेप्यूटी डायरेक्टर को पीट दिया? फिर हम देखते हैं कि ली जुआन जल्दी से अपनी कार में जाके बैठ जाता है और कार में ऐसे चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, ली फैन, मैं तुझे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं हूँ, तू देख लेना, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। ली जुआन, ये तो सिर्फ शुरुआत थी, जब ली फैमिली का पैट्रियार्क चुनने का समय आएगा तब तुझे आज से 2 गुना ज्यादा बेइज्जत करूंगा सबके सामने। फिर हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है और साथ ही साथ हमें एक घर को भी दिखाया जाता है। फिर हम ली फैन को देखते हैं जो कि अपने डैड से कह रहा होता है, डैड, ये 2 मंजिला छोटा सा घर मैंने आपके लिए खरीदा है, यहाँ का माहौल शांत है और नजारा भी खूबसूरत है, आपको यहाँ सुकून मिलेगा। और ली फैन सोच रहा होता है, अब हम हमारे पुराने घर में नहीं रह सकते, जाओ ने कुछ गुंडे बेचकर हमारे पुराने घर को तुड़वा दिया है, इसलिए मैंने यंजू में ये छोटी सी जगह ली है सिर्फ आपके लिए डैड, अब सब कुछ बदलेगा डैड, सब कुछ, चाहे कोई भी लाइफ हो, चाहे कोई भी वजह क्यों ना हो, डैड की मौत मेरी लाइफ का सबसे बड़ा पछतावा है। इस बार मुझे एक दोबारा मौका मिला है, उन सभी लोगों को जिन्होंने मेरे डैड को नीचे दिखाया था, उन्हें मेरे डैड के सामने झुकना पड़ेगा और मेरे डैड से माफी भी मांगनी पड़ेगी। लीजी तो बोल रहा होता है, ली फैन, कल दोपहर को फैमिली रियूनियन है, तेरे दोनों अंकल सिटी से वापस आ रहे हैं, तो टाइम पर घर वापस आ जाना। और ली फैन, कल जरा तमीज में रहना और जरा अपनी जुबान को ठीक कर, बहुत ही ज्यादा फिल्मी बोलता है तू, सुन रहा है ना? ली फैन सोच रहा होता है, वो 2 कमीने अंकल जिन्होंने मेरे डैड को अकेला कर दिया था, जो हमेशा उन्हें दबाते रहे, उन्हीं ने मिलके ली फैमिली की विरासत को हड़प लिया था, जैसे ये सिर्फ पैसे और ताकत का खेल हो, इनके लिए भाई का रिश्ता सिर्फ एक मजाक था। और डैड, वो तो हमेशा से ईमानदार और वफादार रहे, उन्होंने कभी अपने फायदे के लिए कभी किसी का हक नहीं छीना, लेकिन अब मैं छीन लूंगा उन सब से उनका घमंड और उनका सुकून भी। और इस बार मैं वो पूरी ताकत को वापस लूंगा, सिर्फ अपने डैड के लिए नहीं, अपने लिए भी। और सबसे बड़ी बात, मैं अपनी मॉम से तो कभी नहीं मिला, लेकिन अब मैं दोनों के लिए लड़ूंगा। लीजी तो बोल रहा होता है, ली फैन, कल फैमिली रियूनियन मीटिंग है, तुम्हारे गुस्से को थोड़ा संभाल लो, ऐसे मौकों पर शांत रहना जरूरी होता है। समझ गया डैड। और ली फैन सोच रहा होता है, लेकिन अगर वो दोनों अंकल फिर से घमंड दिखाएंगे तो मुझे उनका घमंड तोड़ने का पूरा हक होगा। फिर हम देखते हैं कि ली फैन अंदर ही अंदर अपनी कर्टिसन पावर को महसूस करते हुए सोच रहा होता है, जब से मैंने चूतिया सिंह के दिए हुए चूतिया स्टोर का ऑब्जर्व किया है, मेरी कल्टीविजन अपने आप बढ़ती जा रही है, थोड़ी सी मेहनत करूं तो मेरी स्पीड आसमान को छू लेगी। सेक्स, रीलम, ये सब क्या है मेरे लिए? मैं इमोर्टल सुप्रीम गॉड ताइसुआन हूँ, इन इंसानी सीमाओं की कोई औकात नहीं है मेरे सामने। सिर्फ तभी जब मैं अपनी असली शक्ति तक पहुंच जाऊंगा, अपनी इमोर्टल बॉडी को वापस पा लूंगा,
तभी मैं रिलम को तोड़कर इमोर्टल वर्ल्ड वापस जा पाऊंगा। उस समय सबसे पहला काम होगा उन 3 हेवनली गॉड्स को मार गिराने का, हेवनली बुक को फिर पाना और अपने पिछले सारे अपमान का बदला लेना। और जूली, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा।